नहीं लिख देंगे कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। यही 1 2 3 यही फॉर्म लिखा होता है बुक्स में प्रणाली में, तुम समझ गए हो। तुम ये वाला पूरा लिखने के बाद ये लास्ट में लिखना है, ये लास्ट में, पहले ये पूरा फिर ये पूरा, लास्ट में ये वाला स्टेप, ठीक है। मतलब इसी को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। समझ में आ गया? यही मेन फॉर्म है, इससे हम लोग न्यूमेरिकल को रिलेट करेंगे। कैलकुलेशन है प्योर, हम बताएंगे नहीं, तुमको समझ में आ गया होगा, खुद देख के समझ लो। यहाँ पर खाली एक स्टेप बोल देते हैं कि ये रो था तो दोनों तरफ रो से गुना कर दिए तो ये रो कट गया, बाकी सब में रो आ गया, इधर भी रो कट गया, बाकी सब में रो आ गया, ठीक है। ये एक फॉर्म है, बहुत किताब में यहीं पे छोड़ देता है, बहुत किताब ऐसे छोड़ता है, बहुत किताब में ऐसे छोड़ता है। दिस इज द फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। मेरे समझ में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज का एप्लीकेशन। अब हेडिंग बनाते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अब बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन, इसमें पहला हेडिंग बनाइए वेंट्री ट्यूब। तो वेंट्री ट्यूब की बात करेंगे तो सबसे पहले कोई पूछेगा वेंट्री ट्यूब क्या है, तो इसको आप आराम से पॉइंट बना के लिख लीजिए कि इट इज अ डिवाइस व्हिच मेजर, इट इज अ डिवाइस व्हिच मेजर रेट फ्लो ऑफ लिक्विड, it is a device which is measure rate flow of liquid in a tube or pipe, it is a device which measure rate flow of fluid or liquid in a tube or pipe। मतलब किसी पाइप में या किसी ट्यूब में फ्लूइड किस रेट से फ्लो कर रहा है, किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, उसको मेजर जो करते हैं, रेट का मतलब होता है एरिया इनटू स्पीड, वही किस रेट से मूव कर रहा होता है उसी को मेजर करेंगे। वैसे मशीन को हम लोग, वैसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं वेंट्री ट्यूब। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिगर वर्ड ढंग से समझना पड़ेगा। देखो हम बनाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, समझना अच्छे से। तो इसमें है ना कि थोड़ा सा लाइट टेढ़ा मेरा भी मेरे से होगा, तो तुम उसको ढंग से घर पे एससी वर्मा के बुक में अच्छे से दिया हुआ है, वहां बनाना है। सब कोशिश करते हैं कि ढंग से बना दें। ठीक है, तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। यही है, लेंदी लग मेरा, रुक जाओ तो इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 फेस बना दिए। ठीक,
और यहाँ पर 2 ट्यूब लगा देते हैं। मान लो कि इसके हाइट को कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक। इसके हाइट को H डैश मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो डिफरेंस है, यहाँ जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग मान लेते हैं H। तो कोई तुमसे पूछेगा कि ये H किसके बराबर है, तो तुम फटाक से जवाब दोगे कि सर ये H बराबर होगा, टोटल में से इतना हटा देंगे, यानी कैपिटल H माइनस H डैश के बराबर होगा। ये H डैश है, H डैश, ठीक है। मतलब ये हाइट कितना होगा, सो समझ में आ गया, हाइट डिफरेंस इतना है, ठीक है। इसमें तो मेरे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बनाते हैं, तुम समझना। इस फेस के एरिया को मान लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A1, कितना मान लिए A1, और इस फेस के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मान लेंगे A2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ये मार्कर ना चाहिए, चौक चल नहीं रहा। चलो ऑफ देखो, मान लेते हैं क्या सिंपल कि इस पॉइंट पे फ्लूइड के स्पीड को मान लेते हैं V1 और यहाँ पर स्पीड को मान लेते हैं V2। कल ही पढ़ाए थे या आज भी पढ़ाए हैं, बहुत सारे लेक्चर में बात बोल दिए कि जैसे ही एरिया घटेगा वहां स्पीड बढ़ जाता है, मतलब V2 ग्रेटर होगा किससे, V1 से। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात क्या करते हैं कि मान लो कि हॉरिजॉन्टल लेवल अगर बना दे यहाँ ऐसा, अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल बना दे और इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर आपसे हम प्रेशर पूछेंगे तो आप प्रेशर क्या सेम बताओगे कि अलग अलग? अलग अलग। हमने बोला था कि जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तब हॉरिजॉन्टल लेवल के हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, लेकिन आज ये फ्लूइड रेस्ट में नहीं है। तो जब ये आज ये फ्लूइड रेस्ट में नहीं है तो इसके हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होगा, तो अलग अलग होगा। तो मान लो इस पॉइंट के प्रेशर को मान लिए हमने P1 और इस पॉइंट के प्रेशर को हम क्या मान लिए P2। अभी देखो दोनों एक ही लाइन पे है, हाइट सेम है लेकिन प्रेशर अलग अलग होगा, ठीक। यहाँ तक एकदम समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत। रेट फ्लो का मतलब एरिया इनटू स्पीड इतना जान रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि प्रेशर सेम नहीं तो बर्नौलीज थ्योरी यूज करेंगे। तुरंत बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाए हैं। बर्नौलीज थ्योरम क्या पढ़ा है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के लिए था, प्रेशर एनर्जी के लिए था, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए था जो रो GH था, है ना। तो रो GH1 इक्वल टू ऐसे ही क्या था, P2 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक। इसमें मेरे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हाइट तो दोनों प्रेशर P1 या P2 दोनों एक ही लेवल पे है, एक ही लेवल पे है, यानी H1 और H2 दोनों तो सेम है। तो जब H1 और H2 सेम है तो ये और ये टर्म कट जाएगा, तो बचा क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब तो खुद सोच कि V2 ग्रेटर है V1 से, V2 ग्रेटर है किससे, V1 से। तो तुमसे कोई क्वेश्चन करेगा कि V2, तुमसे कोई क्वेश्चन करेगा कि जब V2 ग्रेटर है यहाँ पे V1 से, तो P2 और P1 में ग्रेटर कौन होगा। तो तू बोलेगा कि सर ये दोनों टर्म आपस में बराबर है, ये और ये बराबर है और ये बड़ा है इससे, इसको बैलेंस करने के लिए हर हाल में P1 को बड़ा होना पड़ेगा P2 से, तभी ये इक्वेशन वैलिड है। तो बोलेगा ना कि सर इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए जब V2 बड़ा है V1 से, इसको बैलेंस करने के लिए हर हाल में P1 को बड़ा होना होगा किससे, P2 से।
तो इसका मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि फ्लूइड जब फ्लो कर रहा था तो इसमें इसका प्रेशर ज्यादा था, इसमें पूरे में पानी भर गया था और इसमें पानी उतना ऊपर तक नहीं गया था। मतलब तुमसे कोई क्वेश्चन कर देगा कि क्यों P1 ग्रेटर है P2 से, तो समझा लोगे ना अभी। क्या बोलोगे कि V2 ग्रेटर है, क्या बोलोगे कि V2 ग्रेटर है किससे, V2 ग्रेटर है V1 से, और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हर हाल में P1 को ग्रेटर होना होगा P2 से, तभी ये टर्म और ये टर्म आपस में बराबर होंगे। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब इसमें जब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक है कि एक स्टेप, जब एक एक स्टेप आप लोगों को समझ में आ रहा है तो क्या करिएगा, कैसे कॉमन करें, यहाँ पे कुछ दिमाग लगाते हैं। ठीक, यहाँ तक मेरे समझ से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक स्टेप क्लियर है। अब P2 माइनस P1 कर लेते हैं। ठीक है, इसको इधर ले चलते हैं, मान लो तो P2 माइनस P1 है ना, ये रो P1 V2 हो जाएगा। ठीक है, तो P2 माइनस P1 कर ले, ये एक काम पर उसे कोई फर्क नहीं है, पहला ये है ना, यहाँ पे मान ले P1 माइनस P2 कर लेते हैं, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले, इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या कॉमन कर सकते हो, करो तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो, अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत है। अब तो खुद होता P1 माइनस P2, H रो जी जानते हो, H मतलब जो हाइट डिफरेंस होगा, यहाँ हाइट डिफरेंस स्मॉल h है, हाइट डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस, जैसे मान के चलो इसका प्रेशर P1 मान ले और इसका प्रेशर मान ले P2 है, तो इसका डिफरेंस h है, स्मॉल h, तो हाइट डिफरेंस है। तो ऐसे भी तुम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके, P1 माइनस P2 क्या है, h रो जी h, तो इसके जगह पुट कर दे रो जी h इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये रो से ये रो उड़ जाएगा, तो रो से रो जब उड़ जाएगा, 2 को इधर गुना में ले जाएंगे, तो 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको यहाँ तक आ करके इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ तक पहले नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम आते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो क्या होगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो जब A1 V1 आपके A2 V2 के बराबर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो V2 इक्वल टू क्या, V2 बाई V1 कर ले, V2 बाई V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाई V1, तो A1 बाई A2, A1 बाई A2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट को यहां से बच्चे में स्क्वायर कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट को जैसे स्क्वायर करिएगा तो आप खुद सोच लो आपका रिजल्ट क्या आएगा। मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक स्टेप क्लियर होगा। करो स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट का, ये एक काम कर, स्क्वायर करेगा तो गुना लंबा हो जाएगा। रुक जाओ, स्क्वायर मत करो, सीधा इक्वेशन फर्स्ट यूज करो। स्क्वायर करोगे फिर गुना लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, सीधे फ्रॉम फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट वैसे लिख सकते हैं, देख तो v2 स्क्वायर को डायरेक्ट अगर कॉमन कर ले, कॉमन करके भी तो बनाया जा सकता है मैथ में। मान लो v2 स्क्वायर v2 बाई v1 माने है ना, तो a1 बाई a2 है, तो मान लो यहाँ v1 स्क्वायर को कॉमन कर ले, किसी को भी कॉमन कर सकते हैं, v1 स्क्वायर या v2 स्क्वायर किसी को भी कॉमन कर लेंगे। तो जैसे v1 स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो गौर से देख, v2 स्क्वायर बाई नीचे यहाँ v1 स्क्वायर आ जाएगा और माइनस यहाँ 1 आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर 2gh आ जाएगा। तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खुद सोच के देख ले, सिंपल है। अब तो सोच v2 बाई v1 क्या है, a1 बाई a2। इसी स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं, v1 इंटू a1 बाई a2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2gh। खुद सोच। अब इसका a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे a2 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आराम से मैथ की तरफ सॉल्व कर देंगे, काम बन जाएगा। क्या करेंगे इसको, v1 इंटू a1 स्क्वायर, अब पूरे का एलसीएम ले लें तो a2 स्क्वायर, पूरे का एलसीएम a2 स्क्वायर है तो a1 स्क्वायर माइनस यहाँ पर a2 स्क्वायर। खुद तू मैथ के स्टूडेंट है, इसे सॉल्व करोगे छोटा छोटा इक्वेशन सब, इसमें क्या होता है इक्वल टू 2gh हो जाएगा। यहाँ तक एकदम समझ में आ रहा है। अब तो खुद सोच, ये इधर गुना में ले जाएंगे, इसको इधर भाग में ले जाएंगे तो v1 निकल गया। तो v1 इक्वल टू सॉरी ये स्क्वायर छूट रहा है यहाँ पे, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा खुद देख, a2 स्क्वायर 2gh, a2 स्क्वायर 2gh बाई a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा। तो v1 इक्वल टू क्या होगा, a2 स्क्वायर दिए रूट से बाहर निकल के a2 हो जाएगा और रूट अंडर क्या बच जाएगा 2gh बाई a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। v1 इक्वल टू इतना बच्चे आ गया, इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक स्टेप क्लियर है। तो सिमिलरली कर ले, कोई अगर v2 पूछेगा तो डायरेक्ट लिख देना, यहाँ a2 है तो v2 निकालना है तो सिमिलरली कर ले, क्या करेगा यहाँ a1 और बाकी सारे स्टेप तो सेम ही रहेगा, रूट 2gh बाई a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, यानी स्पीड निकल गया। तो वेंट्री ट्यूब का डिफिनेशन अभी बच्चे तुम्हें पढ़ाए हैं बर्नौलीज के एप्लीकेशन में कि वेंट्री ट्यूब का मतलब होता है कि जो रेट फ्लो को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, तो रेट फ्लो को। तो रेट फ्लो का मतलब क्या होता है, रेट फ्लो। तो रेट फ्लो का मतलब क्या होता है खुद बोल, बोला सर रेट फ्लो का मतलब होता है एरिया इनटू स्पीड। तो एक का एरिया a1 है, स्पीड v1 है, और एक का एरिया a2 है, स्पीड v2 है। तो a1 इंटू v1 और a2 इंटू v2 रख देंगे तो दोनों पॉइंट पे रेट फ्लो निकल जाएगा, p1 और p2 दोनों पे रेट फ्लो निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं वेंट्री ट्यूब। मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा, खत्म। इसको नोट कर लो। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, पर इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, उसके बाद हेडिंग बनाते हैं। अगला हेडिंग है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। तो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स जब हेडिंग है, इसमें वही सिंपल टॉपिक सब बर्नौलीज का एप्लीकेशन है, छोटा छोटा टॉपिक सब है। कंटेनर है, कंटेनर पानी है, पानी कितना स्पीड से, फ्लूइड मतलब कोई भी फ्लूइड कितना स्पीड से निकल रहा है वही सब निकालना है, ठीक। तो ढंग से बताते हैं, समझना। मान लो इसके बीच से एक बहुत पतला रास्ता बनाया गया है, बहुत पतला,
ठीक, मान लो एक कंटेनर है, इस जगह से यहां से यहां तक का हाइट मान लो h, पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक, 2 पॉइंट पर कहानी है, मान लो पॉइंट 1 पे है और ये पॉइंट 2 पे। ठीक, इस जगह मान लो स्पीड v1 है और इस फेज में ऊपर वाले फेज का कंटेनर का अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 होगा। ठीक, इस फेज की बात करोगे तो मान लो स्पीड v2 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर भी P0 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर भी P0 है। ठीक, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी अपना इसके सहारे ऐसे ऐसे निकल रहा होगा तो उस वक्त का स्पीड बताने को बोल रहा है कि जब पानी निकला होगा तो उसका स्पीड बताइए। कुछ नहीं करेंगे बच्चा, सिंपल थ्योरी लगा देंगे बर्नौलीज का। क्या पता है यहाँ पर प्रेशर एनर्जी एटमॉस्फेरिक P0 है तो P0 प्लस रो जी एच, हाइट यहाँ से ये लेवल माने है तो हाइट h है ना, यहाँ से ये पॉइंट 1 से हाइट कितना है h, तो रो जी एच प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू आएंगे तो इसका भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है रो जी, लेकिन ये इस पॉइंट पे h तो 0 हो जाएगा तो हाइट इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड के लिए क्या हो गया 0 और प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ठीक है, इसमें मेरे समझ से देखने में दिक्कत नहीं है, ये तो एकदम एक एक स्टेप क्लियर होगा। अब आप खुद गौर करिए, ये स्टेप जब आपका क्लियर है तो ये तो टर्म खत्म हो गया 0 होकर के। अब आप गौर करोगे तो यहाँ रिजल्ट क्या दिखाई देगा, P0 से P0 उठ जाएगा तो बचा क्या रो जी एच प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर। ठीक, अच्छा तो एक चीज बता, तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। मान ले पानी का बोतल, ठीक, इसके भाई पानी का बोतल मान ले एकदम शांत है, मेरे हाथ में हिल गया, तुम समझ कि पानी का बोतल एकदम शांत है, एकदम सुई के नोक के बराबर हल्का सा होल कर दे, पानी एकदम बहुत माइनर ड्रॉप पानी का गिर रहा है, माइनर ड्रॉप, तो देखने में हमें क्या लगेगा पानी एकदम शांत है। या किसी आदमी को पानी चढ़ते देख रहे हो, क्या होता है पानी हल्का हल्का ड्रॉप गिरता है, तो अंदर का पानी, तो अंदर का पानी का भी स्पीड कुछ होगा लेकिन एकदम शांत दिखाई देता है। जैसे मान लो ये देख, ये देख, इस रास्ते से हल्का हल्का पानी निकलेगा तो यहाँ जो पानी का स्पीड होगा वो भी कुछ होगा लेकिन वो इतना कम होगा कि दिखाई नहीं देगा। नहीं समझ में आया, मान लो नीडल, पानी सुई की नीडल से हल्का भोग दो, इधर ऐसे होल कर दो, हल्का हल्का पानी गिरा तो ऊपर से इसके अभी तो नीचे हल्का हल्का आ रहा होगा लेकिन ये इतना धीरे धीरे निकल रहा है कि इसका स्पीड कुछ दिखाई नहीं देगा, लगेगा कि ये रेस्ट में है। समझ में आ गया? ठीक, तो यही कहानी यहाँ पे है। तो यहाँ पर माना जाता है कि ये एरिया A2 बहुत बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है किससे, A1 से। तो जब ये A1 से बहुत बहुत छोटा है तो इसका मतलब यहाँ A1 का जो स्पीड होगा वो हमें दिखोगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, वो इतना कम होगा उसको 0 मान लेंगे। तो जब V1 को 0 मान लेंगे, लेट कर लेंगे, ये एक लेट किया गया जंक्शन है, जब ये V1 को 0 मान लेंगे तो ये टर्म जब 0 हो जाएगा तो बचा क्या, तो जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो बचा क्या, रो जी एच इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो रो से रो उड़ जाएगा तो 2gh इक्वल टू v2 स्क्वायर, तो v2 इक्वल टू रूट 2gh। ओके, यही हुआ स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, इसी को v से डिनोट करते हैं और लिखते हैं रूट 2gh। ठीक, इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी को एक साइंटिस्ट का नाम था टर्सोल, टर्सेल बोलते हैं उसको, टर्सेल थ्योरम होता है। तो टर्सेल साहब ने कहा, इसी को डायरेक्ट शॉर्टकट से भी तुम निकाल सकते हो काइनेमेटिक्स यूज करके। टर्सेल्स थ्योरी और टर्सेल्स थ्योरम अगर लगाओगे तो खुद सोचो, जितना पानी यहां से बाहर गिरा उतना ही पानी ऊपर से नीचे आया हो। सोचो, कोई दिक्कत? तो हम क्यों ना मान ले कि पानी का ड्रॉप
शुरू में रेस्ट में था और वह h हाइट फ्री फॉल गिरा, तो जब h हाइट कोई फ्री फॉल गिरेगा रेस्ट से तो उसके लिए डायरेक्ट v बराबर रूट अंडर 2gh, हम पढ़े थे कि नहीं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh या 2as होता है ना, तो वहाँ शुरू में रेस्ट में u0 करके सॉल्व करोगे तो v बराबर s के जगह पर रखोगे तो v बराबर रूट 2gh आ जाएगा। ये तो काइनेटिक्स में पढ़े हुए, डायरेक्ट ऐसे भी बता सकता है, लेकिन ये प्रोसेस है स्पीड ऑफ हीट फ्लक्स को निकालने का। ठीक, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत? हाँ, अब दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन ये है कि मान लो कि ये ड्रॉप जब बाहर निकलेगा तो फिर देखो पैराबोलिक पाथ पे निकल रहा है ऐसे, जब ये पाथ पे आएगा तो इसका ये वाला पॉइंट एक रेंज होगा, यानी हम चाहें तो यहां से रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? रेंज को। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर इसके रेंज को निकालते हैं। रेंज तो आसान हो जाएगा, तो जल्दी नोट कर लो। चलो अब गौर करना, अब रेंज की बात करते हैं। ठीक, फिर से फिगर बना देते हैं। ये छोटा रास्ता है, इस पूरे हाइट को मान लो कैपिटल H, ये वाला हाइट अभी हमने H माना ही था, तो ये पार्ट का रिमेनिंग हाइट क्या बचाएगा? H माइनस H। ठीक, पानी ऐसे ही गिर रहा होगा, ये हमें निकालना है। तो हमें जब ये निकालना है रेंज, तो रेंज निकालने के लिए खुद सोच के टाइम निकालना पड़ेगा। तो इस जगह की वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी हमने निकाली है, जो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स है, जो रूट 2gh निकालनी है। तो सोच, इसको y डायरेक्शन में दूरी तय करने में जितना समय लगा होगा उतना ही समय इसको x डायरेक्शन की दूरी में भी लगेगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट फैक्टर है, तो टाइम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। टाइम पहले निकाल लेते हैं। एस वाई इक्वल टू क्या होता है? यू वाई एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पता है ना। तो एस वाई के जगह पर यह हाइट क्या हो जाएगा? एच माइनस एच यू वाई, यानी शुरू में रेस्ट में होगा वाई के, ये तो एक्स के लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग तो जीरो, हाफ जी टी स्क्वायर, तो गुना कर देंगे तो 2h माइनस एच 2h माइनस एच बाई जी इक्वल टू टी स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा देंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा? रूट 2h माइनस एच बाई जी, t रूट h माइनस एच बाई जी। टाइम निकल गया। अब टाइम निकल गया तो रेंज निकालना तो बराबर, रेंज बराबर स्पीड ऑफ ई फ्लक्स इनटू टाइम। तो खुद सोच लो कि यहां पर स्पीड ऑफ ई फ्लक्स कितना है? तो रूट 2gh। टाइम कितना है? तो रूट 2h माइनस एच बाई जी। निकल गया। इसको चाहोगे तो एक और पैटर्न पे लिख सकते हो, गुना करोगे तो रूट टू जी एच इंटू एच, तो टू टू जब 4 हो जाएगा, 4g से g कैंसिल हो जाएगा, 4h इंटू एच माइनस एच लिखा जा सकता है।
इसको लिख लो √4h इंटू h माइनस h। आ गया रेंज, इसमें कोई दिक्कत? हाँ, अब बोल देगा कि रेंज मैक्सिमम कब होगा। तो आपको पढ़ाए हैं, ये तो मैकेनिक्स से पढ़ाते आ रहे हैं कि किसी चीज का भी मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो उस टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे बराबर में, किसको लेकर के? जीरो को लेकर के। इसको रूट से हटा दो तो इसको क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर इक्वल टू 4h इंटू h माइनस h। इसको ढंग से अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू 4hh माइनस 4h स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर के टर्म में आ गया। तो अभी देखो बायोलॉजी वाला कोई पढ़ा रहा है तो रूट के अंदर डिफरेंशिएशन करना बायोलॉजी वाले के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम इसको तोड़ दिए। ठीक, अब बता, किसी का भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है तो उस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं बराबर में जीरो को लेकर के। यहाँ पर चेक करो वेरिएबल कौन है, ये जो स्मॉल h है यही वैरी करेगा। इस क्रिस्टल को नीचे बनाओगे तो बढ़ जाएगा, ऊपर बनाओगे घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? dr स्क्वायर बाई dh बराबर किसके हो जाएगा? जीरो। यानी ये टर्म को हम डिफरेंशिएट कर देंगे किसके बराबर लेकर के? जीरो को बराबर लेकर के। जैसे ही dr स्क्वायर बाई dh को डिफरेंशिएट करिएगा तो dr स्क्वायर की जगह पर कितना रख देंगे? इतना रख पुट कर देंगे। तो जैसे पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा? खुद सॉल्व करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? d, फिर लाइट चला गया, d 4h माइनस 4h स्क्वायर बाई dh। तो खुद सोच लो, इसमें 4 और कैपिटल H बाहर निकल के dh से dh 1 हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट अब लिख देते हैं, इतना 11 खत्म हो रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा होगा। 4 और कैपिटल H बाहर निकालोगे तो dh कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 4 कैपिटल H माइनस यहाँ पे 4 बाहर निकल जाएगा, dh स्क्वायर बाई dh को डिफरेंशिएट करोगे तो 2h होगा, dh स्क्वायर बाई dh का 2h होगा, 4 बाहर निकला, यानी इसका क्या हो जाएगा? 8h। अब बराबर में किसको लेके चलना है? जीरो को। तो यहाँ पर जीरो को ले लिए, मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो खुद सोचो, इसको इक्वल कर लोगे तो 4h इक्वल टू 8h। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल H इक्वल टू क्या आ गया? 2h, यानी स्मॉल h इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/2। कोई दिक्कत? रेंज का स्क्वायर आ गया h/2, तो इसको यहाँ पुट कर लोगे तो रेंज मैक्सिमम नहीं निकाल लोगे, स्मॉल h की जगह h/2 पुट कर दोगे तो रेंज r बराबर कैपिटल H आ जाएगा। तो ये सब तो तुमको पढ़ाया गया है, रेंज मैक्सिमम तुम निकाल सकते हो, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं है। लाइट कट ही गया है, लेकिन हमको लग रहा है कि वीडियो में राइटिंग दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद हम एक एडवांस का क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाए आज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, जल्दी इसको नोट करो, फिर हम अगला क्वेश्चन करवाते हैं।